ये विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आदिकाल है, उस आदिकाल में जो रासो साहित्य है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आदिकाल में जो साहित्यिक रचनाएं उपलब्ध होती हैं उनको विषय की दृष्टि से, रचनाकार की दृष्टि से 6 भागों में बांटा गया है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। इन 6 प्रकार की जो रचनाएं आदिकाल में की गई, उनमें से सबसे ज्यादा जो चर्चित रहीं, सबसे ज्यादा जो विवादित रहीं, सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय रहीं, वो थी रासो साहित्य। रासो साहित्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो रासो साहित्य आदिकाल का जो साहित्य हमें मिलता है उसमें सब संख्या की दृष्टि से और जन सामान्य पर उन रचनाओं के प्रभाव की दृष्टि से रासो साहित्य सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रासो साहित्य की जो सामान्य विशेषताएं हैं वो उनके बारे में हम बात करते हैं कि सबसे पहली विशेषता की जो रासो साहित्य है उस पर आधारित जितनी भी रचनाएं हैं या रासो साहित्य के अंतर्गत जितनी भी रचनाएं हमें आदिकाल की मिलती हैं, उन सब रचनाओं के नाम के शीर्षक में रासो, रासव या रासव शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात कि जितने भी रासो ग्रंथ आदिकाल में रचे गए, उन ग्रंथों के जो रचनाकार हैं उनमें से अधिकतर दरबारी कवि थे, अर्थात राजाश्रय में रह करके अपनी रचनाओं का सृजन करने वाले थे। इसके साथ ही रासो साहित्य के जितने भी रचनाकार हैं, उन रचनाकारों ने अपनी जो रासो रचनाएं लिखी, उन रचनाओं का मुख्य विषय होता था युद्ध और प्रेम। अर्थात जितने भी रासो नामधारी ग्रंथ आदिकाल में मिलते हैं उनमें किसी न किसी ऐतिहासिक राजा की वीरता का, उसके साहस का, उसके शौर्य का, उसके पराक्रम का, उसके जीवन के विविध प्रसंगों का, उसके द्वारा किए गए विवाहों का, उसके द्वारा लड़े गए युद्धों का विस्तार से वर्णन किया गया है। और उसकी जो निजी जीवन के जो व्यक्तिगत प्रसंग हैं उनका चित्रण भी इस रासो साहित्य के अंतर्गत रचनाकारों ने किया है। तो रासो साहित्य किसी ऐतिहासिक पात्र के संपूर्ण जीवन अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक के विविध प्रसंगों का वर्णन करने वाले ग्रंथ हैं। इसके साथ ही रासो साहित्य जो है, उन सारे के सारे जितने भी रासो ग्रंथ हैं उनमें रस की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो वीर रस वहां मुख्य रस के रूप में व्यक्त हुआ है तथा उस वीर रस को उत्कर्ष प्रदान करने के लिए श्रृंगार रस उसके सहायक रस के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अर्थात जितने भी रासो नामधारी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में किसी न किसी ऐतिहासिक पात्र की वीरता की प्रशंसा है, तो वहां वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है। और जब उस वीर नायक के निजी जीवन के प्रसंगों का, उसके प्रेम और विवाह का जब जिक्र कवि करता है तो वहां श्रृंगार रस की परिणति हुई है। तो वीर रस और श्रृंगार रस, इन 2 रसों का मुख्य रूप से यहाँ वर्णन आदिकाल के रासो साहित्य में देखने को मिलता है। इसके साथ ही रासो साहित्य जो है वो 2 प्रकार से हमें उपलब्ध होता है, प्रबंध रूप में और मुक्तक रूप में। अर्थात आदिकाल का जो रासो साहित्य है उसमें ज्यादातर रचनाएं प्रबंध शैली में लिखी गई हैं, अर्थात महाकाव्यात्मक शैली में लिखी गई हैं, किसी न किसी कथानुबंध के अनुकरण पर लिखी गई है, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, खुमाण रासो, हम्मीर रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो, है ना। ये जितने भी रासो ग्रंथ हैं ये प्रबंध शैली में लिखे गए हैं, जिनमें कि कथा का पूरा एक क्रम चलता है, एक कथा क्रम चलता है, क्रम से यानी उस ऐतिहासिक पात्र के जन्म से शुरू होकर के उसकी बाल्यावस्था, युवावस्था, उसकी प्रौढ़ावस्था और अंत में उसकी मृत्यु, और मृत्यु के बाद पूरी कथा सिलसिलेवार तरीके से चलती है। वहीं मुक्तक शैली की जो रचनाएं हमें मिलती हैं, जैसे कि बीसल देव रासो, जैसे कि आलाखंड, जैसे कि संदेश रासक, ये जो ग्रंथ हैं इनमें मुक्तक शैली में जो है ग्रंथों की रचना की गई है, अर्थात उसमें कथानुक्रम का अनुसरण
नहीं किया गया है। वहां फुटकर छंदों में कवि ने अपनी बात कही है। तो शैली की दृष्टि से आदिकाल का जो रासो साहित्य है वो प्रबंध और मुक्तक दोनों ही रूपों में मिलता है। इसके साथ ही आदिकाल का जो रासो साहित्य है, उस रासो साहित्य की जब हम रस की दृष्टि से बात करते हैं तो वीर रस यहाँ मुख्य रस के रूप में और श्रृंगार उसके सहायक रस के रूप में प्रकट हुआ है। क्योंकि जितने भी रासो नामधारी ग्रंथ हैं उनमें किसी ऐतिहासिक पात्र की वीरता का जिक्र है, तो जहां वीरता का जिक्र है वहां वीर रस प्रधान है, और जब उसके व्यक्तिगत जीवन प्रसंगों का जिक्र है तो वहां श्रृंगार रस प्रधान है। तो इस प्रकार से वीर रस और श्रृंगार रस वहां क्रम से रस की रचना के केंद्र में रहे हैं। इसके साथ ही रासो साहित्य की जब हम आगे बात करते हैं कि रासो और साहित्य की जितनी भी रचनाएं हैं उनका जब हम भाषा शास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इन ग्रंथों की भाषा बड़ी ही अस्पष्ट है, अर्थात कहीं कहीं पर तो भाषा बिल्कुल पौराणी है, प्रारंभिक हिंदी के करीब है, और कहीं कहीं भाषा बिल्कुल मध्यकालीन स्वरूप लिए हुए है। अर्थात इन ग्रंथों की जो भाषाएं हैं वो कहीं कहीं पर तो 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास की और कहीं पर 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास की दिखाई देती हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि इन ग्रंथों के जो मूल रचनाकार हैं उन रचनाकारों के द्वारा जो मूल ग्रंथ की रचना की गई वो आज अनुपलब्ध है। जितनी भी रचनाएं इस साहित्य के अंतर्गत मिलती हैं उनकी प्रमाणिक प्रतियों के स्थान पर उनकी अर्ध प्रमाणिक प्रतियां या कहीं संदर्भ रूप में उनकी जो रचनाएं हैं वो हमें आज मिलती हैं। तो जब हम इन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इनकी मूल प्रतियां न होने के कारण कालांतर में बाद के जो कवि हैं उन्होंने भी उन मूल रचनाकारों के रचनाओं में अपनी तरफ से भी कुछ अंश जोड़ करके ग्रंथ का विस्तार कर दिया, जिससे कि ग्रंथ का जो मूल स्वरूप था वो विकृत हो गया और रचना की प्रामाणिकता को लेकर के संदेह उत्पन्न हो गया। और यही बात हम जब देखते हैं कि जब हम अध्ययन करते हैं पृथ्वीराज रासो का, तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, वे स्वयं पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य मानते हैं। एक तरफ तो वो इसे हिंदी का पहला महाकाव्य मानते हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी प्रामाणिकता को लेकर के भी संदेह कर देते हैं कि यह तो अप्रमाणिक रचना है। और उसके पीछे मूल कारण यही है कि पृथ्वीराज रासो के रूप में जो हिंदी का पहला महाकाव्य है उसकी मूल प्रति अनुपलब्ध है। मूल प्रति को लेकर के लोगों में आशंकाएं हैं। आज उसकी 4 प्रतियां हमें मिलती हैं और उन चारों ही प्रतियों में उसका स्वरूप अलग अलग दिखाई देता है। अर्थात उन प्रतियों में भाषाई दृष्टि से, उनमें कथानुक्रम की दृष्टि से, तिथियों के वर्णन को लेकर के, घटनाओं के समय को लेकर के, वंशावली को लेकर के अलग अलग मत मिलते हैं, अलग अलग व्याख्याएं वहां मिलती हैं, जिसके कारण इसकी प्रामाणिकता को लेकर के विद्वानों में 2 मत हैं। कुछ इसे प्रमाणिक रचना मानते हैं और कुछ इसे अप्रमाणिक रचना मानते हैं। तो ये केवल पृथ्वीराज रासो के साथ ही नहीं है। आदिकाल में रासो साहित्य से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं उनमें से अधिकांश जो रचनाएं हैं उनकी प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता को लेकर के हमेशा संदेह की स्थिति रही ही है। इसके साथ ही हम जब बात करते हैं कि रासो साहित्य जो है उसकी लोकप्रियता आदिकाल में अपने चरम पर थी। उसका कारण भी था कि आदिकाल का जो राजनीतिक परिवेश था वो इन रासो रचनाओं के लिए अनुकूल था। आदिकाल में जो रासो साहित्य जब रचा जा रहा था उस समय देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा प्रणाली पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो चुकी थी, और इस अवस्था में, इस राजनीतिक अस्थिरता के दौर में जब राजा और प्रजा दोनों ही आने वाले हमले या युद्ध की आशंका से ग्रसित रहते थे, भयभीत रहते थे, तो उस समय रासो साहित्य के रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से न केवल अपने राजा और सामंत बल्कि आम जनता के मन से भी जो भय की भावना थी उसको दूर करने का प्रयास किया। तो इन रासो साहित्य की रचनाओं का जन सामान्य पर व्यापक प्रभाव था। इनके प्रभाव को, इनकी लोकप्रियता का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि आदिकाल का जो परमाल रासो है, जिसका आला खंड, जिसमें कि
आला और उदल नामक दो वीर सामंतों की वीरता का जिक्र किया गया है, उस आला खंड का गायन आज भी मध्य प्रदेश के गांवों में बड़े ही सरस शैली में, लोक गीत की शैली में गायन किया जाता है। अर्थात लोकगीत के रूप में आला खंड का गायन वहां के लोग आज भी करते हैं, और जब करते हैं तो बड़े ही गर्व से, बड़े ही उन्मुक्त होकर के करते हैं। उदाहरण के लिए